शहर धू-धू करके जल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है बल्कि असलियत है। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस पिछले 8 दिनों से आग की जद में है। इस आग ने 24 लोगों की जान ले ली है। लगभग 40,000 एकड़ की जमीन तक ये आग फैल चुकी है। करीब 12,000 घर, दफ्तर, स्कूल भी राख बन चुके हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस आग की वजह से अब तक लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने में महज 7 दिन का समय बचा है। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। उन्होंने भी इस आग पर कई टिप्पणियां की हैं। ट्रंप ने लॉस एंजलिस के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस आग की तपिश ने भी अमेरिका की राजनीति को गर्म कर दिया है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे, पर आज हम इस आग की चर्चा क्यों कर रहे हैं दोबारा? क्योंकि 12 जनवरी को लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यहाँ चलने वाली हवाएं और तेज हो सकती हैं और अगर ये हवाएं तेज हुई तो आग के और फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। तो आज के शो में हम जानेंगे लॉस एंजलिस में लगी आग की पूरी कहानी, क्या ये आग और फैलने वाली है, और साथ में जानेंगे कि इतिहास में इस तरह की 5 आग की बड़ी घटनाएं कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां चर्चा लॉस एंजलिस में लगी आग की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये मैप देखिए, अमेरिका के पश्चिमी इलाके में कैलिफोर्निया है, अमेरिका का एक राज्य, और कैलिफोर्निया के भी पश्चिमी तट पर है लॉस एंजलिस शहर। आबादी के लिहाज से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर। जनसंख्या यहाँ की है लगभग 38 लाख। सुंदर शहर है, समंदर है, पहाड़ हैं, इसलिए टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। हॉलीवुड की कई फिल्में यहाँ शूट होती हैं, इस वजह से हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी यहाँ रहते हैं। बड़े बड़े अक्षरों से जो लिखा हुआ हॉलीवुड का साइन आपने देखा होगा, वो इसी शहर की पहचान है। 6 जनवरी की शाम लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स के पास मौजूद पहाड़ियों में आग लगी। उसी दिन ये आग पैसिफिक पैलिसेड्स पहुंची। ये लॉस एंजलिस का एक बड़ा इलाका है, समंदर के किनारे बसा हुआ है। 25,000 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। शाम होते तक प्रशासन ने यहाँ से लोगों को घर खाली करने के आदेश दे दिए। 8 जनवरी तक इस आग ने करीब 10,000 एकड़ का इलाका जला दिया था। जब पैलिसेड्स में आग की खबर सुर्खियां बटोर रही थी, तब इस इलाके से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक और आग की खबर आई ईटन से। ईटन के अलावा 8 दिसंबर तक 2 और जगहों पर आग लगने की खबर आई। ये सभी आग एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी, इनके बीच काफ़ी फासला था। ये मैप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय आग कहाँ कहाँ लगी हुई है। आपको इसमें लाल रंग से घिरा हुआ इलाका दिख रहा होगा। इन्हीं इलाकों में इस समय आग लगी हुई है। तो इन आग को इलाकों के मुताबिक नाम दिया गया है। कहाँ कितना नुकसान हुआ ये भी जान लीजिए। पैलिसेड्स और मलिबू में लगभग 23,000 एकड़ की ज़मीन आग की जद में आ गई। शो रिकॉर्ड करते समय यहाँ की 13% आग को 13% को काबू पा लिया गया। ईटन की आग की वजह से अल्ताडेना का इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये लॉस एंजलिस का एक रिहायशी इलाका है। यहाँ लगभग 14,000 एकड़ ज़मीन आग की जद में आ गई। अकेले इसी आग ने लगभग 7,000 इमारतें जला करके खाक कर दी। ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ की 27% आग बुझाई जा चुकी है। राहत बचाव का काम जारी है। इसके अलावा कुछ इलाकों में छोटी छोटी आग लगी थी, जैसे वेस्ट हिल्स की लगभग 1,000 एकड़ ज़मीन तक वो आग पहुंची और हर्स्ट में भी लगभग 800 एकड़ की ज़मीन जल गई। इन इलाकों में लगी आग पूरी तरह बुझा दी गई है अब। और ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14,000 फायर फाइटर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। 84 हवाई जहाज़ों को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया है। इसके अलावा लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात काबू पाने के लिए 8,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने की तैयारी भी चल रही है। हवाई जहाज़ की मदद से आग वाले इलाकों में लाल गुलाबी रंग का पदार्थ गिराया जा रहा है। इसे फायर रिटार्डेंट यानी अग्निरोधी कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये कई केमिकल का मिश्रण होता है। इसमें सबसे बड़ी मात्रा जो है वो अमोनियम फॉस्फेट की होती है। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन को रोक देता है ये पदार्थ, ताकि ये ज़्यादा तेज़ी से न फैल सके। बहरहाल हम इस शो की शुरुआत में ही आपको आग की वजह से हुआ नुकसान गिना चुके हैं। 24 लोग अब तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। हज़ारों घर और लाखों गाड़ियाँ इस आग में जल चुकी हैं। आपको इस आग में अपना घर बार खो चुके लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं।
As you walk in, you would be met. यहाँ से अंदर जाते ही लिविंग रूम हुआ करता था, बिल्कुल यहीं पर, ठीक इसी जगह। फिर इसके बाईं ओर किचन और डाइनिंग रूम था। फिर यहीं एक कमरा था और उसके पीछे 2 और कमरे थे। लेकिन अब देखिए, केवल एक चीज़ जो अपनी सूरत में बच गई है वो है हमारी चिमनी। अब आखिरकार यहाँ कुछ भी नहीं बचा। The chimney. And yeah, now it's nothing. यहाँ मैं अपनी बहनों के साथ रहता था और अब हमने लगभग सब कुछ खो दिया है। आग की लपटों ने हमारे सालों के ख्वाबों को जलाकर राख कर दिया है। हमारा सब कुछ खाक हो चुका है। So our house was estimated. हमारे घर की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए थी और अब ये सब कुछ राख हो चुका है। अब इसकी कोई कीमत नहीं रही और जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ घर इससे भी ज़्यादा महंगे थे। फिर भी उन्हें महज कुछ सेकंड्स में खाक होते देखना वाकई दुखद है। It's really sad. लॉस एंजलिस के रहवासी फाइट बैक कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो आग बुझाने में दमकल कर्मचारियों का साथ दे रहे हैं। कई लोग बेघर हुए लोगों को खाना पानी और ज़रूरत का सामान बांट रहे हैं और उनके लिए पैसे जुटा रहे हैं। ऐसे ही लोगों में एक 6 साल का बच्चा ओलिवर भी शामिल है। वो अपने पिता के साथ लोगों को ज़रूरत का सामान बांट रहा है। BBC से बात करते हुए उसने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बहुत लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए वो लोगों की मदद करना चाहता है। अब लाख रुपए का सवाल, लॉस एंजलिस में ये आग लगी कैसे? जानकार कई वजह बता रहे हैं। 4 बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। पहली, 2024 अब तक दर्ज किए गए सालों में सबसे गर्म साल था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने 2 दिन पहले इस बात की पुष्टि की है। ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जानकार कहते हैं कि लॉस एंजलिस की जंगलों की आग सूखे की वजह से लगी। यहाँ पिछले 2 साल से ज़रूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई थी, इसलिए भी जंगल सूख गया था। दूसरी वजह है सेंटा एना विंड्स। ये तेज़ और सूखी हवाएं हैं। इनकी गति करीब 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। इस हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और वातावरण में ह्यूमिडिटी वहाँ कम होती है। इससे ये हवाएं आग को जल्दी फैलाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हवाओं को लेकर अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी और बचाव कर्मी भी तैनात किए गए थे। तीसरी वजह है लॉस एंजलिस की भौगोलिक स्थिति। ये शहर ऐसी जगह बसा है जहाँ पर पहाड़ हैं, जंगल हैं। रिहायशी इलाके पहाड़ से उतरकर नीचे की तरफ हैं, कुछ इलाके समंदर के किनारे हैं। इन पहाड़ियों की वजह से ये हवाएं तेज़ी से चलती हैं, इसलिए आग लगी तो हवाएं नीचे से तेज़ी की तरफ बढ़ती हैं और जंगल की आग शहर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के जंगलों में अलग तरह की झाड़ी पाई जाती है। इस झाड़ी का नाम है चैपरल बायोम। ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। चौथी वजह है लकड़ी के घर। लॉस एंजलिस की बड़ी आबादी लकड़ी के घरों में रहती है। लकड़ी जो है वो कंक्रीट के मुकाबले जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए भी ये आग तेज़ी से भड़की। अब जाते जाते यानी दुनिया में लगी 5 बड़ी आग की घटनाएं जिनसे भयंकर तबाही हुई थी। पहली घटना है साइबेरियन टाइगर फायर्स। 2003 में रूस में लगी थी आग। इसमें लगभग 5 करोड़ एकड़ की ज़मीन इस आग की जद में आ गई थी। जब ये आग लगी थी तब उस इलाके में सबसे हॉटेस्ट समर पड़ा था। ये आग साइबेरिया से शुरू हुई और रूस के पूर्वी छोर, उत्तरी चीन और उत्तरी मंगोलिया तक फैल गई। इससे धुएं का ऐसा गुबार उठा कि हज़ारों किलोमीटर दूर जापान के क्योटो तक पहुंच गया। दूसरी आग है ऐसी ही ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। 2019 में लगी थी ये। इसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास की सबसे भयानक आग के तौर पर देखा जाता है। इसमें लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन इसकी जद में आ गई थी। 3000 इमारतें खाक हो गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के मुताबिक इसमें करीब 150 करोड़ जानवर मारे गए और करीब 34 लोगों की भी मौत हुई। 2019-20 की इन गर्मियों को ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक समर के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर पेस्टिगो फायर से 1871 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में लगी थी आग। इसमें लगभग 1200 से 1500 लोगों की जान गई। इसका फैलाव लगभग 12 लाख एकड़ ज़मीन तक था। आग के फैलने की गति इतनी तेज़ थी कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान विस्कॉन्सिन की पेस्टिगो समुदाय के लोगों को हुआ, इसलिए इसको पेस्टिगो फायर्स के नाम से भी जाना गया। चौथे नंबर पर ब्लैक फ्राइडे बुश फायर्स। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। विक्टोरिया राज्य से इसकी शुरुआत हुई। 50 लाख एकड़ ज़मीन इसकी जद में आई। कुल 71 लोगों की मौत हुई। इसकी वजह थी पिछले कई सालों से पड़ रहा सूखा और इसके बाद लगातार बढ़ता हुआ तापमान। और उसके बाद द ग्रेट फायर ऑफ 1919 में कनाडा में लगी थी। इसको कनाडाई इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी आग माना जाता है। कुछ ही दिनों में ये आग लगभग 50 लाख एकड़ तक फैल गई थी। इसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। अब एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। हमने जानकारों से पूछा कि 12 जनवरी को लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यहाँ चलने वाली हवाएं और तेज़ हो सकती हैं। अगर ये हवाएं तेज़ हुई तो आग के फैलने की आशंका भी बढ़ जाएगी और अगर ये आग और फैली तो ये आग और कहाँ तक जा सकती है।
देखिए, अभी जो आपने देखा कि आग की शुरुआत होने की वजह है और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न ही रीजन है। बारिश का कम होना, ड्राई स्पेल का बढ़ जाना, पौधों में आप देखें ड्राइनेस ज्यादा होना, फ्यूल मटेरियल बढ़ गया और इसलिए आग स्प्रेड की। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट है कि कहीं से कहीं आग भी लगाई गई है। और कोई आई रिमेम्बर कोई इसकी बात हो रही थी, कोई एक पायनियर पार्क इन अजूसा करके कोई जगह थी जहां पे आग लगाई गई थी और वहां से उसी वक्त एक इनफैक्ट सेंटा एना विंड करके साइक्लोन की तरह बहुत तेज हवाएं चली जिसने इनको और भी फैलाने में मदद की। अगर फायर अभी बढ़ता है, जैसे आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाके में ये घुसता जा रहा है, तो इसमें दो राय नहीं कि जान मान की बड़ी क्षति होगी। लेकिन जो और चीजें निकल के आ रही हैं बड़ी अच्छी, के लोगों के अप्रोच रवैये बड़े अच्छे हैं, जो फायर का बढ़ने का अंदाज बहुत रैपिड नहीं है, तो जो घर इफेक्टेड हो रहा है उससे लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद किया जा रहा है। नहीं तो जिस तरह से फायर थी उससे आप सोचे 24-25 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। और दो पार्ट में आप देखें, वो ईटन फायर जोन और पैलिसेड एरिया में छोटे छोटे कहीं 16 और कहीं 8 लोगों की मौत की बात की गई है। तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कंट्रोल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। इस आग से दुनिया को क्या सीख लेनी चाहिए, दूसरे देशों को और क्या करना चाहिए कि ऐसी आग ना फैले? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट तो जहां ये आग फैली है, ये दुखद घटना है, वहां पे ही ये सीख है कि वहां जो अभी नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है वो अक्सर कहते रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ फार्स। सो नाउ ये सबसे बड़ी सीख तो उनकी हो ही गई। हमें भी बहुत सीखना है, क्योंकि भारत देश जहां पर जंगल घास इतने सारे हैं, बल्कि एग्रीकल्चर रेसिड्यूज होते हैं, तो हमें भी सीख ये बनानी पड़ेगी कि कैसे मॉइस्चर रिजीम को जिंदा रखे। जैसे दिल्ली जैसे जगह पे और राजस्थान जैसे जगह पे जहाँ सेमी एरिड कंडीशन है, वहां मॉइस्चरिज्म कैसे बेहतर हो कि फायर को आगे बढ़ने में मदद न मिले। और ये बहुत बड़ी सीख है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रियलिटी है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और उसको देखते हुए एक्सट्रीम वेदर पैटर्न जो चीजें हो रही है, ये एक चैलेंज है। इसमें मेरा तो सिर्फ यही कहना है, एक लास्ट शब्द, कि ऐसा कोई भी विकास जो हवा पानी के ऊपर जा रहा हो उस पर रोक लगनी चाहिए, सरकार से भी, और हम भी आपस में मिलके उसको ये सोचना चाहिए कि उसके ऊपर का विकास ना हो, नहीं तो वो विनाश होगा। और लॉस एंजलिस तो एक नजारा है, एक उदाहरण है जो सारी दुनिया को इससे सीख लेना चाहिए। इस आग की वजह से अमेरिका में राजनीति भी तेज हो गई है। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो कह रहे हैं कि ये आग लॉस एंजलिस के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से फैली है। वहीं जो बाइडेन कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक बड़ी वजह है। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि अमेरिका में इसको लेकर के राजनीति क्यों हो रही है और 20 तारीख को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर इसका क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये सवाल जो है इसमें ये देखना है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, 2020 में भी मुझे याद है कि इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट है जिसको बेसिस बना के डोनाल्ड ट्रंप ने गेविन न्यूसम के ऊपर तंज कसा था, उनसे एक फाइट पिक की थी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वो फाइट को बरकरार रख रहे हैं। उनका ऐसा मानना है, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि व्यवस्था नहीं है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया के पास जितने फंड्स हैं उस फंड्स में ये जो वाइल्ड फायर्स होती है इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो श्रब्स हम जिसे कहते हैं उसे उन्हें आप काट सकते हैं ताकि वाइल्ड फायर्स ना हो। और वाटर मैनेजमेंट को लेके जितना ज्यादा सरप्लस है कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में, जो हमेशा से अपना बैलेंस, जो बजट है उसे बैलेंस करता आया है, सरप्लस में है वो स्टेट, तो उनका ये मानना है कि अगर आपके स्टेट के पास खुद के पास इतने पैसे हैं तो आप इसमें सक्षम क्यों नहीं है, और ये आपकी विफलता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन, जिनके अब कुछ 6 दिन बचे हैं इस प्रेसिडेंसी में, और ऑब्वियसली उनकी तरफ भी देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से हेल्प करें कैलिफोर्निया की, तो उनका ऐसा मानना है और डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐसा मानना है कि इसमें निश्चित तौर पे क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल का, क्लाइमेट चेंज का, और वो चाहते हैं कि ग्रीन पॉलिसीज और ग्रीन एनर्जी और इस तरह की चीजें हो। तो मुद्दा ये है कि फंड्स जो है वो किस चीज के लिए यूज हो। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से, उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो मानते नहीं है,
काफी हद तक इस चीज को। तो उनका ये कहना है कि जो फंड्स हैं उस तरह से यूज नहीं किए गए। वो अपने वोटर्स को जो है अपील भी कर रहे हैं, रिपब्लिकन वोटर्स को, जो भी मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है। वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन, गवर्नर न्यूसम अपनी पॉलिटिक्स आगे लेके आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट कंट्रोल को लेके। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है इस वजह से ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। जनवरी 20 के बाद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या फंडिंग जारी रखेंगे। फेडरल फंडिंग जो जा रही है कैलिफोर्निया को जो एलोकेट की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, क्या उस पर रोक लगाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? किस तरह से वो कंटिन्यूएशन होगा, किस तरह के उसमें कैविएट्स लगेंगे, आई थिंक ये सारी चीजें हमने देखनी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही एक बड़ी चुनौती उनके लिए तैयार है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी सीरिया से जुड़ी हुई है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश सीरिया पर लगे सैंक्शंस पर, पाबंदियों पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं। बशर अल असद के कार्यकाल में सीरियन सिविल वॉर के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने सीरिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। सीरिया की नई सरकार अमेरिका और पश्चिमी देशों से ये प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि सीरिया के आर्थिक हालात सुधर सकें। इस बीच 12 जनवरी को सऊदी अरब में मिडिल ईस्ट इलाके को लेकर EU की एक मीटिंग हुई, यूरोपियन यूनियन की। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद ये मिडिल ईस्ट पर यूरोपियन यूनियन की पहली मीटिंग थी। इस मौके पर सीरिया के नए विदेश मंत्री हसन अल शैबानी भी मौजूद थे। उनके अलावा मिडिल ईस्ट के बाकी देश जैसे कि इजिप्ट, UAE, कतर, बहरीन, इराक, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की के विदेश मंत्री भी मीटिंग में पहुंचे। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ कजास कलास ने कहा कि EU सीरिया में एक समावेशी सरकार देखना चाहता है जिसमें कट्टरपंथ की कोई निशानियां न दिखें और जो महिलाओं और अन्य समूहों के हक का ख्याल रखे। दूसरी सुर्खी है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। 11 जनवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि 2 नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेन के हाथ लगे हैं। इन्हें कुर्स्क इलाके से पकड़ा गया है। जेलेंस्की ने इनकी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। इन तस्वीरों में दोनों सैनिक घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जेलेंस्की ने अब इस मामले में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को एक ऑफर दिया है। कहा है कि यूक्रेन इन दोनों सैनिकों को वापस लौटा देगा अगर किम इसके बदले रूस में कैद यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का इंतजाम करें। अक्टूबर 2024 से ही नॉर्थ कोरिया पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं और ये यूक्रेन के खिलाफ कुर्स्क इलाके में लड़ रहे हैं। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक इनमें से 300 सैनिक मारे भी जा चुके हैं। कुर्स्क रूस के पश्चिम में बसा प्रांत है। यूक्रेन की सेना अगस्त 2024 से वहां ऑपरेशन चला रही है। रूस उनको अभी तक वहां से निकाल नहीं पाया है। तीसरी सुर्खी है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर इस समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल कमेटी के निमंत्रण पर विदेश मंत्री वहां जाएंगे। इस दौरान वो आने वाली ट्रंप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स से भी मिलेंगे। S जयशंकर दिसंबर 2024 में भी अमेरिका के दौरे पर गए थे। तब बाइडेन सरकार के अधिकारियों के अलावा उनकी मुलाकात आगामी अमेरिकी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स से भी हुई थी। आपको बता दें कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन द हिंदू अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि निमंत्रण में स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्री का नाम था। चौथी सुर्खी रूस से जुड़ी है। 10 जनवरी को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूस के तेल उद्योग पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसमें तेल के 180 जहाज और 2 बड़ी ऑयल कंपनियों के नाम शामिल थे। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस बदलाव के लिए 12 मार्च तक का समय दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद था जंग के लिए बचे रूसी फंड को कमजोर करना। रूस तेल एक्सपोर्ट करके ही अपनी इकोनॉमी और जंग को फंड कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतिबंधों के बाद रूस का भारत और चीन के साथ तेल का व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। रूसी तेल तक पहुंचना होने पर चीन और भारत को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे तेल की कीमत और शिपिंग लागत भी बढ़ सकती है। भारत और चीन रूसी तेल के प्रमुख खरीदार रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।